कुछ लोग कहते हैं कि नहीं बाहर जाना बेहतर है, मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि कोई फूलों के हार तो लेके बैठे नहीं होते हमारे लिए। बाहर जाके शायद हम छोटी सी किसी स्टोर पे भी काम करके बेहतर कमा सकते हैं। एक ना इसमें कि वो होता है दूर के ढोल सुहाने। रियल एस्टेट के पिछले मैं समझता हूँ कि 5-6 सालों में जो मैंने ऑब्जर्व किया, हज़ारों की तादाद में सोसाइटीज लॉन्च होती हैं। 1000 में से 98 या 99% या 97% सोसाइटीज ऐसी हैं जो कि अब मौजूद नहीं है। दुख की बात है कि कभी कभी आपको अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़ती है कि किसी को पता ना चले कि मैं पाकिस्तानी हूँ। मैं अगर बाहर भी जाके सबसे ज्यादा अल्लाह माफ करे हालांकि इस मुल्क के लिए जान हाजिर है इरिटेट होता हूँ ना, तो मेजॉरिटी पाकिस्तान। मैं ये समझता हूँ कि नजरियाती कौम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ दी ट्रूथ इंटरनेशनल। मैं हूँ राबिया अली। आज हम बात करेंगे यूथ एम्पावरमेंट पे। हमने एक ऐसे नौजवान को एज ए गेस्ट अपने शो में बुलाया जो कि मुल्क की इकोनॉमी के लिए काम करना चाहता है। वो चाहता है कि यूथ को इस तरह इनेबल कर दिया जाए कि कल को वो लीड कर सके और हम किसी तरह अपने मुल्क को बचा लें इकोनॉमिकल क्राइसिस से। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं हमजा आमिर। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं कि आपकी अपनी जर्नी क्या है। जी 2019 में आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम बेरकिया यूनिवर्सिटी और मैंने डेवलपमेंट स्टडीज़ में सोशल साइंसेस का एक सब्जेक्ट है उसमें बैचलर्स किया था। और उसके बाद ड्यूरिंग माय एजुकेशन ही मैं चूँकि एक बिज़नेस फैमिली से ताल्लुक़ था तो मैंने बिज़नेस स्टार्ट कर दिया था। आई स्टार्टेड इम्पोर्टिंग कार्स फ्रॉम जापान और वो फिर सेल करता था अपने नेटवर्क में OLX और पार्क व्हील्स के थ्रू उस ज़माने में। और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोगों के मेरे जो ब्लू वर्ल्ड सिटी के चेयरमैन साहब हैं साहब नज़ीर साहब और CEO साहब तरीम नदीम साहब, उन्होंने मिलकर फैसला किया हाउसिंग प्रोजेक्ट का और आई हैड द अपॉर्चुनिटी। तो मैंने वो अपॉर्चुनिटी ले ली और फिर आफ्टर माय एजुकेशन मैंने वो अपॉर्चुनिटी ज्वाइन कर ली और फिर सिंस देन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपने हाउसिंग प्रोजेक्ट में ही मसरूफ हैं और उसी का काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा सवाल ये था कि मैं ये जानना चाह रही थी कि ये इस तरह की सोच कैसे आई। खुद आप अभी यंग हैं कि मैंने यूथ को एम्पावर करना है और रियल एस्टेट से के बारे में भी हम जानेंगे जो आपका बैकग्राउंड है। अच्छा, इसमें ना एक मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स होती थी, तो वो जब आपकी सारी फुलफिल हो जाए ना उसमें टॉप पे थी गिविंग बैक टू द सोसाइटी की। तो मैं ये समझता हूँ कि इस जिंदगी में मैंने जो अभी तक एक होती है ना सेटिस्फेक्शन किसी चीज का लुत्फ आना, वो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस तब किया है जब आप अपनी जात से बढ़ के किसी के लिए कोई काम करें। Alright. तो उस प्लेयर को जो पाने का एहसास है और जो सुकून उसमें है ना, उसकी तलब में शायद ये एक जज्बा है कि यार अच्छा चले हम जो लोगों के लिए खैर और भलाई का काम कर सकते हैं, जो अल्लाह ने हमें सलाहियत दी है टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी, हम वो काम करें। और सेकेंडली ये कि दुख होता है आपस की बात है देख के कि आपके सब जो ब्रेन ड्रेन जिस तरह हो रहा है कंट्री का और अपॉर्चुनिटीज की कमी जिस तरह है या जिस तरह मायूसी है माशरे में, तो उस सब को अपनी ज़ात में रहते हुए हम जो खैर बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं वो करने की ख्वाहिश में आप कह लें कि ये एक सफ़र हमने शुरू किया हुआ है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसको बाय तकमील तक। आप ब्रेन ड्रेन की बात कर रहे थे। ब्रेन ड्रेन के ऊपर बहुत लंबी चौड़ी बहस है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं बाहर जाना बेहतर है, बाहर भेज देंगे तो रेमिटेंस बेहतर हो जाएगी, मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। दूसरी तरफ जो है वो ये सोच है कि हमें ब्रेन ड्रेन जो है उससे बचना है। आप इस चीज को कैसे देखते हैं? अच्छा देखें जी, मिक्स एंड मैच है और बैलेंस के साथ ही लेके चलना पड़ता है। अगर आप खान साहब की हुकूमत में एक टाइम पे एक बड़ा बूम आ गया था मुल्क के अंदर, मैं समझता हूँ उस बूम के पीछे ना ओवरसीज जो पाकिस्तानी थे उन्होंने जो रेमिटेंसेस भेजी उसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल उसने प्ले किया उस रेमिटेंस ने। क्योंकि आप जब आपके पास इंटरनेशनल मार्केट को आप स्टडी करें तो जितनी रेमिटेंसेस आ रही हैं बेसिकली आपका उतना बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में बेहतर हो रहा होता है। तो उसका फायदा भी होता है और रही बात नुकसान की, नुकसान ये होता है कि लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट जो है वो आपकी स्लो हो जाती है। जब आपकी सोचने समझने वाली क्रीम जो है मुल्क की वो जब बाहर चली जाएगी तो ऑब्वियसली आप उस तरह ग्रो नहीं कर सकते जिस तरह अगर आपकी जो सारी इंटेलेक्चुअल लॉट है वो इस मुल्क में रुके और इस मुल्क की इकोनॉमी के लिए काम करे या इंडस्ट्रीज के लिए काम करे, तो तब एक ग्रोथ पैटर्न डिफरेंट होगा। लेकिन जब वही सारे लोग बाहर चले जाएंगे तो रेमिटेंस तो जरूर आएगी उससे, लेकिन एक ग्रोथ पैटर्न जो है वो आप मे बी
25 साल 20 साल एक गैप आ 2-3 जाएगा जिसे आप फिल नहीं कर एग्जैक्टली आप 2-3 डेकेड शायद पीछे चले जाए। सकेंगे। राइट। तो मैं ये समझता हूँ कि होना तो ये चाहिए कि जो आपकी प्राइम लॉट है इंटेलेक्चुअल्स की वो इस मुल्क में ही रुके, और बाहर जाके भी मैं ये समझता हूँ कि कोई फूलों के हार तो लेके बैठे नहीं होते हमारे लिए। जितनी स्ट्रगल बाहर जाके करते हैं वही स्ट्रगल हम लोग यहाँ भी करें ना, तो मुझे लगता है एक नस्ल बाहर जाके भी जाया होती है। अगर मैं आज उठ के चला जाऊँ तो मेरे बच्चे शायद वो कल को वो चीजें एंजॉय करें जो कि मेरी मेरी तो नस्ल जाया हो, मैंने कि मैं तो जाया हो गया ना, मेरी जनरेशन पूरी जाया हो गई, राइट। अगली जनरेशन एंजॉय करती है। राइट। तो फिर वही अगर हम जनरेशन यहाँ मिलके फैसला कर लें कि हम यार अपने मुल्क में ही रह के जाया करते हैं, तो हो सकता है अगली एक नस्ल नहीं अगली 100 नस्लें एंजॉय करें लेकिन और आपका अपना मुल्क बच जाएगा। बिल्कुल, लेकिन अगर यूथ के प्रोस्पेक्टिव से देखें, आप उस पे काम भी कर रहे हैं, यूथ का ये ख्याल है कि हम इस मुल्क में अगर वाइट कॉलर जॉब भी करते हैं या हम बिजनेस भी करते हैं तो हम उतना अर्न नहीं कर सकते या हमारा लाइफस्टाइल उस तरह बेहतर नहीं हो सकता जो बाहर जाके शायद हम एक छोटी सी किसी स्टोर पे भी काम करके बेहतर कमा सकते हैं। और हमारी यूथ कोशिश करती है, सारी कोशिश करिए कि किसी तरह बाहर चले जाए। एक ना इसमें कि वो होता है दूर के डोल सुहाने, कि हम लोग बचपन से ना जिस तरह हम लोगों की ट्यूनिंग हुई होती है, मे बी थ्रू चूंकि अब एक सब कुछ आपके हाथ में, यू हैव द वर्ल्ड इन योर पाम राइट नाउ ना, तो आप देखते हैं बाहर और सोशल मीडिया पे आपको ना हर जगह की अच्छी बात ही नजर आ रही होती है मेजोरिटी। तो दूसरा ये कि हमारा शायद कुछ फैमिली सिस्टम ऐसा है कि यूथ को ना एक टाइम पे इंडिपेंडेंस बड़ी अच्छी लग रही होती है कि यार नहीं हम जाएंगे अकेले रहेंगे वहाँ मजा आएगा और एंजॉय करेंगे। मैं समझता हूँ जो लाइफस्टाइल की बेहतरी है ना वो बाहर इसलिए ज्यादा ज्यादा बेहतर है क्योंकि वो मेजॉरिटी वेलफेयर स्टेट्स है। बिल्कुल। आप कमा के फिर भी वो लग्जरीज नहीं एंजॉय कर पाते, वो आपको बेसिक नेसेसिटीज को वहां कवर कर लेती हैं क्योंकि वो स्टेट्स वेलफेयर की हैं, वो वेलफेयर के सिस्टम के ऊपर बेस करती हैं। हम अनफॉर्चुनेटली कि हम लोग वेलफेयर के सिस्टम के ऊपर करंटली नहीं बेस कर रहे। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर हम लोग ये नजरिया कर लें अपना क्या हमने वेलफेयर स्टेट बनना है, तो मेरे ख्याल से वो लग्जरीज बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पे लोग एंजॉय कर सकते हैं जो कि हम लोग जिनकी तलाश में बाहर चले जाते हैं इंस्पायर होके, या आप कह लें कि हम सोशल मीडिया से ही बेसिकली इंस्पायर होके कि अच्छा बाहर ये है बाहर वो है। तो अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है इसमें, मैं ये समझता हूँ। लेकिन मैंने एक और चीज भी फील की है कि मैंने देखा हुआ है, मैं ट्रेवल करता रहता हूँ फ्रीक्वेंटली, कि हम पाकिस्तानी यहाँ पे कोई छोटा बिजनेस नहीं करते। हम लोग अपनी अना से उसको एसोसिएट कर लेते हैं, लेकिन हम पाकिस्तानी ही बाहर जाके टैक्सी भी चला रहे हैं और हम वहाँ पे ठेले भी लगा रहे हैं और हम सब कुछ कर रहे हैं। जबकि मैं ये समझता हूँ कि अगर आप वही चीज अपने अंदर यहाँ पे पैदा कर लेना और वही मेहनत जिस तरह आप वहां जाके कर रहे हैं वही मेहनत यहाँ कर लें, तो अल्लाह ताला मेहनत को कभी जाएगा नहीं जाने देते। ठीक है, अल्लाह ताला ने भी ये कहा है कि तुम तलाश करो, मेहनत करो। और ये अगर आप जान लें, अगर आपका ईमान आपको ये बता दे बात कि रिस्क जो है वो आपको आपके हिस्से का मिल के रहना है, वो आप यहाँ मेहनत करें या बाहर मेहनत करें वो आपको आपके हिस्से का मिल के रहना है। मैं कल बस एक बात पढ़ा था कि हम लोग मौत से दूर भागते हैं और रिस्क के पीछे भागते हैं। ठीक है, जबकि हमें ये नहीं पता कि हमें मौत किसी भी वक्त आ सकती है, और लेकिन रिस्क ये हमारा लिखा है। रिस्क हमारा ऐसे ही हमारे पीछे है जैसे हम रिस्क के पीछे भाग रहे हैं। तो रिस्क जो हमारा लिखा हुआ है वो हमें मिल के रहना है, लेकिन उसके लिए हमें एफर्ट करते रहना चाहिए। मैंने ये देखा कि हम लोग एज अ नेशन ना हम लोग कामचोर जनरली हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं भी अभी अपने में समझता हूँ कि उस डिसिप्लिन के लेवल पे नहीं पहुंच पाया। तो एज अ नेशन इफ वी डिसाइड कि हम लोगों ने काम चोरी से बचना है और वही जो हम जॉब्स बाहर जाके कर रहे हैं और जो धक्के बाहर जाके खा रहे हैं हम अपने मुल्क में खाने के लिए भी तैयार हो जाए ना, अपनी इज्जत और अपने नफ्स को मार के, कि कोई भी धंधा छोटा नहीं होता। अगर हमें यही बात कि कोई भी बिजनेस छोटा नहीं है, आप कोई भी बिजनेस शुरू कर लें, तो ये यकीन के साथ शुरू करें तो मेरे ख्याल से अल्लाह ताला उसमें बरकत भी डालते हैं और रिस्क आपको आपके हिस्से का मिल के रहना है। हाँ, ये कल्चरल चेंज आने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम होता है। Exactly. इसमें हम बहुत लैक करते हैं बाहर जाके। बस हमारे लिए ये काफी है कि हमारा बच्चा जी बाहर है, उसके बाद लोग भी नहीं पूछते कि बाहर करता गया है, बाहर है बस ठीक है। ऐसे तो उसमें चीजें आसान हो जाती हैं। रिस्क की और तवक्कुल की बात करेंगे, उससे पहले हम बात करेंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन की जो कि वॉलंटरीली काम कर रही है, उसके बारे में बताइए। हम लोगों ने रिसेंटली जी इनिशिएटिव लिया, एक प्लेटफॉर्म है बेसिकली। हम इसको एक प्लेटफॉर्म कहते हैं, नॉट इवन एन ऑर्गेनाइजेशन, नॉट अ कंपनी। प्लेटफॉर्म इसलिए कि हमने ब्लू यूथ के नाम से वो प्लेटफॉर्म एस्टैब्लिश किया है, और बिल्ड लीड अपलिफ्ट एंड एनेबल
जो blue है that stands for build, lead, uplift and enable. Okay, right. So our perspective is, our goal is to build, lead, uplift and enable the youth of Pakistan. And to be a platform where we can raise the voice of youth, where we can craft opportunities for the youth, where we can not only give them opportunities, but link those opportunities with a self-sustaining cycle of earning Right. और सेल्फ एम्पावरमेंट. यानी कि हम उस सारी अपॉर्चुनिटीज के ऊपर, ऐसी अपॉर्चुनिटीज के ऊपर काम करें जिससे एक बच्चा सेल्फ एम्पावरमेंट की तरफ जा सकता है. Okay. तो जो फर्स्ट स्टेज में हम लोगों ने, इसके अलावा सपोर्ट प्रोग्राम्स भी हैं. ये स्किल प्रोग्राम है. इसका मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ. हमारा पहला बैच अल्हम्दुलिल्लाह अभी कंप्लीट हुआ है. हम लोगों ने रियल एस्टेट इनटू डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स लॉन्च किया था. ओके, आप थोड़ी सी डिटेल भी बताइएगा. अब मैं उस कोर्स की आपको डिटेल बताता हूँ. इट्स अ फ्री कोर्स और इट वाज बेस्ड ऑन 6 क्लासेस. तो बेसिकली सैटरडे संडे वीकेंड्स पे क्लासेस होती थी ताकि किसी का जो वीक डेज में उसकी अपनी कमिटमेंट से डिस्टर्ब ना हो. और 3 वीक लॉन्ग कोर्स था. तो इसमें इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स और साथ में स्पेशलाइज्ड ट्रेनर्स, उनके साथ मिल के मैंने ये कोर्स डिजाइन करवाया था. और इस कोर्स को डिजाइन करवाने में ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हमें लग गए थे. और उसमें सारी अपडेटेड आपकी टैक्स की डिटेल्स हैं, आपके रिटर्न्स की डिटेल्स हैं, रियल एस्टेट इंडस्ट्री की डिटेल्स हैं. रियल एस्टेट में फिर आप 2 किस्म की प्रोजेक्ट्स होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल आपके जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो हैं. वर्टिकल आपके जो अपार्टमेंट और ऑफिसेज के बिल्डिंग्स होती हैं उनको हम वर्टिकल कहते हैं. तो उन दोनों की हमने सेलिंग इंक्लूड की थी कि उनके यूनिक सेलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, उनमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कि अगर आज आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो लोकेशन वाइज कैसे उसकी असेसमेंट निकालनी है, नक्शे में किस ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा बेहतर है, जिसकी एक्सेस बेहतर है, किस बिल्डिंग में ज्यादा इन्वेस्ट करना बेहतर है. तो हमने वो सारी चीजें निकाल के पहले एक रियल एस्टेट का इंट्रोडक्टरी कोर्सेज दिए, डिफरेंसेस बताए. फिर हम लोग उनको टैक्सेस और रिटर्न्स मैनेज करना सिखाया हमने कि अच्छा उनमें टैक्सेशन के क्या लॉस चल रहे हैं आजकल, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, सेल परचेज एग्रीमेंट्स क्या होते हैं. और फिर हम लोग उन लोगों को लेके आ रहे हैं अब अपना एंड में. फिर हम लोगों ने उनके साथ मॉक कॉलिंग के सेशंस करवाए. कि क्लाइंट को जब आप कॉल करते हैं तो आपने उसको इन्वेस्टमेंट के बारे में गाइड कैसे करना है, कि उसके लिए क्या चीज बेहतर है और कैसे उसने उनके क्वेश्चंस को टैकल करना है, क्या आगे से क्वेश्चंस आते हैं. और वो मॉक कॉल जो है वो उनकी हमने अंडर द सुपरविजन ऑफ मार्केट एक्सपर्ट्स करवाई. जो लोग इंडस्ट्री में 4-4, 5-5, 6-6 साल से काम कर रहे हैं, उन लोगों ने अपनी सुपरविजन में बैठ के मॉक कॉल्स करवाई उनसे. इसके बाद फिर हम लोगों ने उनके साइट विजिट्स करवाए. साइट विजिट्स में उनकी वीडियोस रिकॉर्ड करवाई, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है. हम लोग चाहते हैं कि वो लोग अपनी वीडियोस प्रमोट करें और वीडियोस के ऊपर लीड जनरेट करें. यानी कि सोशल मीडिया जो है ये आपके हाथ में, इसको आप 2 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं. एक तो ये कि आप अपनी लाइफ को ना बहुत फास्ट पेस बना लें, क्योंकि अब ट्रेंड बन गया कि 15 सेकंड की रील देखें तो हर बंदे को लगता है कि यार शॉर्टकट ही ना जिंदगी में अब आपको कहीं पहुंचाएगा. या हम लोग वैसे ही, हम लोग का ना दिमाग की थिंकिंग कैपेसिटी चेंज हो गई है. Exactly. हम लोग अब ओवरनाइट सक्सेस पे बिलीव करने लग गए रादर देन बिल्डिंग समथिंग फ्रॉम स्क्रैच, और उसके ऊपर पेशेंटली काम करके उससे हम लोग रिटर्न रीप करें. तो सोशल मीडिया पे ही अगर आप अपनी रील्स बनाएं, आप उनको प्रोजेक्ट अच्छा पिच करें, आप इंफॉर्मेटिव अपनी वीडियो शूट करें. तो हमने अपने जो लोग थे कोर्स में आए थे उनकी जाके हमने वीडियो शूट की, और अब उसके ऊपर हम उन्हें लीड जन करना सिखा रहे हैं कि वो उसके ऊपर लीड जनरेशन करके कैसे लोगों को सही इन्वेस्टमेंट के मशवरे दे सकते हैं. तो रियल एस्टेट इज अ कमीशन बेस्ड जॉब. बेसिकली आप कमीशन बेस्ड काम होता है सारा. तो द मोर एफर्ट यू पुट इन इट, द मोर रिजल्ट यू गेट. तो हम लोग इस तरीके से उसको सेल्फ एम्पावरमेंट या सेल्फ सस्टेनेबल तरीके से लेके चल रहे हैं. फिर उनमें से जो बच्चे हम कंपनी भी अपनी रजिस्टर करवाना चाहेंगे उन्हें हम डॉक्यूमेंटेशन में सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह. तो प्लेटफॉर्म दिया है पूरा, और प्लेटफॉर्म के साथ साथ प्रोडक्ट भी दिया है. और इसमें रजिस्टर कैसे हो सकता है? मेरी इंस्टा की प्रोफाइल है हमजा आमिर ऑफिशियल की, उसके ऊपर लिंक है, और लिंक पे जाके आप फॉर्म सबमिट करा के, और कोई भी उसमें रजिस्टर हो सकता है. कोई भी रजिस्टर हो सकता है. जो हमारा कोर्स है इसमें हम लोगों ने विद इन वीक्स हमने ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग की भी क्लासेस रखी थी, ताकि एक बच्चा अपनी वीडियोस बना के उनको एडिट भी खुद कर सके, सेल्फ सफिशिएंट हो. और साथ में अगर उसने स्टैटिक एड्स बना रहे हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम और टिकटॉक के लिए, तो वो स्टैटिक एड्स भी बना सके. तो हम लोग इस प्लेटफॉर्म से ये अभी एक सेगमेंट है, यानी कि जो हमने पहला इनिशिएटिव है हमारा. इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम जो हमारी ख्वाहिश है, जो हमारी गोल है, वो ये है कि हमने इस तरह की मल्टीपल स्ट्रीम्स को लेके आना है और कोर्सेज को इंट्रोड्यूस करके उनको डिजाइन करके फ्री ऑफ कॉस्ट यूथ को ऑफर करना है.
ओके, अभी मार्केट में अभी तक सिर्फ आपका एक ही ये एक कोर्स, बैच कंप्लीट एक हुआ है, बैच अब कंप्लीट। हमारा नेक्स्ट बैच है इन द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स शुरू हो जाना है इंशाल्लाह। ग्रेट। अच्छा, और इसका रिस्पॉन्स क्या था? मैं समझता हूँ कि देखे, मैंने पहले ही ये बात ना अपने दिल को बता दी थी कि अगर 50 बच्चे आ रहे हैं तो 50 में से काम एंड में 5 नहीं करना है, ठीक ठीक है। है। लेकिन जो 5 करना चाहे ना, उनके लिए मैं समझता हूँ कि मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी व्हेन आई वाज स्टार्टिंग। चले मेरे पास एक और अपॉर्चुनिटी थी, वो अल्लाह की तरफ से आ गई, तो ये भी अल्लाह की तरफ से ही वैसी ही एक अपॉर्चुनिटी है किसी और के लिए। Exactly. तो जो लोग सिंसेरिटी के साथ काम करना चाहते हैं ना, जो कहते हैं कि अगर नहीं यार पाकिस्तान में काम नहीं है, इधर अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो ये ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक। अपॉर्चुनिटीज भी है, गैप भी है, काम भी रहेगा। देखिए रियल एस्टेट एक ऐसा प्रोफेशन है कि जो हमारे पुराने प्रॉपर्टी डीलर्स है ना, उनके वजह से कुछ ठप्पे लग चुके हैं इस इंडस्ट्री के ऊपर। हाँ, कि मैं यार आ रही थी धोखा उस है, तरफ। फरेब है, तो व्हाई नॉट कि आप बैठ के बातें करें, तो व्हाई नॉट चेंज इट योरसेल्फ। ठीक है। अच्छे लोग आए, पढ़े लिखे बच्चे आए, और अब ये ट्रेंड वैसे चेंज हो रहा है। हो रहा अब मार्केटिंग फर्म्स आ गई हैं। पहले रियल एस्टेट ब्रोकर्स होते थे, डीलर होते थे, प्रॉपर्टी डीलर्स, अब मार्केटियर्स आ रहे हैं बेसिकली, जो कि मार्केट कर रहे हैं, मार्केटिंग के थ्रू, लीड जेन के थ्रू सेटअप्स में काम कर रहे हैं, और उनके अच्छे सेटअप्स बने हुए हैं, प्रॉपर ऑफिसेज हैं, पढ़े लिखे लोग हैं हमारी तरह सारे, जो कि मेजॉरिटी लोग आ रहे हैं। तो लोग देखें, कोई भी बुरा नहीं है जो पढ़े लिखे हैं या जो इवन पास में भी कर रहे हैं। ऑप्शन हर बंदे के पास होती है कि आपने यार सीधे रास्ते से पैसे कमाने हैं, आपने 2 नंबरी से। लेकिन अब इस फील्ड पे एक ठप्पा लगा हुआ है, तो वो ठप्पा मिटाना भी हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा, एक ठप्पा तो ये लगा हुआ है जो आपने डिस्कस कर दिया। एक और चीज है कि रियल एस्टेट पाकिस्तान में बिल्कुल बैठ चुका है, एक फैक्ट ही है आई थिंक, कि अब और इसका बूम कैसे आएगा, आएगा भी या नहीं आएगा। अच्छा, अगर हम मुल्क की इकोनॉमी के हालात देखते हैं तो हमें लगता है कि मुल्क डिफॉल्ट की तरफ चला जाएगा, शायद ये बूम कभी नहीं आएगा। आप इस सारे सिनेरियो को कैसे देखते हैं? अच्छा, मैं ऐसे देखता हूँ कि जी एक हमारे पीएम साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी रिसेंटली कि अभी तो देखिए मैं आगे आगे करता क्या हूँ रियल एस्टेट के साथ ना। ये उनकी एक उसमें स्टेटमेंट थी जब रीसेंट टैक्सेस आखिरी लगे थे। तो मुझे बड़ा दुख हुआ इस स्टेटमेंट से, इसलिए नहीं कि मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ, इसलिए कि आपकी जो एक इंडस्ट्री चल रही थी उसके बारे में आपने एक कमेंट दे दिया, बजाय ऐसे कि हम लोग फोकस करें कि हम लोग बाकी इंडस्ट्रीज को भी इस्टेब्लिश करें। यानी कि हमारा फोकस ये होना चाहिए कि वी एस्टेब्लिश ऑल अदर इंडस्ट्रीज एज वेल, और हम इतनी उनमें इन्वेस्टमेंट सिक्योर बनाएं कि इन्वेस्टर्स आए और उन इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करें। पाकिस्तान में क्यों लोग इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट नहीं करते, मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। क्योंकि हर 4 से 5 साल बाद हुकूमत चेंज होनी है, और हर हुकूमत किसी ना किसी इंडस्ट्री से मुंसलिक है खुद, ठीक है। तो जिस इंडस्ट्री से वो मुंसलिक है उसने आके उस इंडस्ट्री को बूम करवा देना है और दूसरी इंडस्ट्री को डाउन करवा देना। तो जो इन्वेस्टर है वो सिक्योर नहीं है, क्योंकि उसको नहीं पता कि अब पॉलिसी अगली क्या आनी है, और कोई हुकूमत 5 साल पूरे नहीं कर रही, 5 साल के लिए भी वो सिक्योर नहीं है। बीच में 1.5, 2, 2.5, 3 साल बाद यानी कि हुकूमत चेंज हो रही है, जो ट्रेंड आ रहा है। मेरा ये मानना है कि किसी भी इकोनॉमी को फ्लरिश करने के लिए उसकी सारी इंडस्ट्रीज को जो जो जिन जिन चीजों में वो स्पेशलाइज कर रहा है, वो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री में हम स्पेशलाइज करते हैं एज पाकिस्तान, हम राइस की इंडस्ट्री में हम लोग स्पेशलाइज करते हैं, हम लोग कॉटन की इंडस्ट्री में स्पेशलाइज करते हैं, हम लोग पिंक सॉल्ट रेसन, आप सारी इस इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करें। इन सारी इंडस्ट्रीज का इवेंचुअली जो फॉर एग्जांपल आप जो अर्न करते हैं उसका रिटर्न रियल एस्टेट में भी आता है, ठीक है। आप लोग इन्वेस्ट कर रहे थे रियल एस्टेट में सबसे पहले, ठीक है। खान साहब की हुकूमत में जो मैंने एक चेंज देखा वो ये देखा कि लोगों का कॉन्फिडेंस पाकिस्तान में इतना था कि लोगों ने रियल एस्टेट में अपनी इन्वेस्टमेंट्स पार्क की। अब जो बंदा बाहर बैठा पैसे कमा रहा है वो इंडस्ट्री नहीं लगा सकता पाकिस्तान आके, लेकिन वो रियल एस्टेट में अपनी इन्वेस्टमेंट पार्क करके उसको जोड़ सकता है। और रियल एस्टेट हमेशा से पाकिस्तान की इंडस्ट्री की या इकोनॉमी की एक बैकबोन रही है। हमारे पूरे एशिया का जो सबसे बड़े डेवलपर हैं वो हमारे मुल्क से है ना। तो व्हाई नॉट आप इस इंडस्ट्री को भी लेके चलें और इसको भी और ग्रो करवाएं, और साथ में बाकी इंडस्ट्रीज को भी पैरेलल ग्रो करवाएं। आप अपने चेक्स एंड बैलेंसेस रखें, आपका नया मौजूद है, आपके बाकी इदारे मौजूद हैं, आपकी RDA CDA मौजूद हैं, आपके हर जगह के अपने डेवलपमेंट अथॉरिटीज मौजूद हैं, आप उनको स्ट्रेंथन करें। लेकिन उन अदारों के ऊपर भी चेक हो, सिर्फ ये नहीं कि उनको स्ट्रेंथन डंडा देके छोड़ दें कि वो जिस मर्जी को पकड़ के लताड़ते रहे। उन अदारों के ऊपर भी चेक एंड बैलेंस हो, तो जाके ये मुल्क तरक्की की तरफ गामजन होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि साथ साथ सब इंडस्ट्रीज को लेके चलना चाहिए। रही बात ये कि करंटली अभी ना रियल एस्टेट एक डाउनफॉल में इसलिए भी है जो कि आपकी जितनी पॉलिसीज हैं वो आप लोग खुद नहीं बना रहे, वो IMF बना रहा है।
ठीक है। अब जब आईएमएफ ने अपने पैसे रिकवर करने हैं, उसने आपको कहना है कि जी आपकी ये इंडस्ट्री चल रही है, इसके ऊपर ठोक दो टैक्स। ठीक है, उन्होंने अपनी रिकवरी चार्ज करनी है। उनको ये भी पता है उन्होंने कितने खरबों दिए हैं, और उन्होंने ये भी पता है कि खरबों के ऊपर हमने खरब 1 खरब के ऊपर 2 लेने हैं। तो जो इंडस्ट्री आपकी चल रही है, वो उसकी टैक्सेशन में भी मुझे तो ये फील होता है कि हमारे बस में नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं। यानी कि हमारे अपने पॉलिटिशियंस भी जो है वो सिर्फ फेस है, पॉलिसीज तो पीछे अब कहीं और मान रही है हमारी। True. ठीक है, वरना आईएमएफ का रियल एस्टेट से इतनी डिटेल्ड वाबस्तगी कभी भी नहीं थी जितनी अब है इस वक्त, कि फाइल्स के ऊपर भी टैक्स लगाएं, फाइल्स की ट्रांसफर के ऊपर भी लगाएं, प्लॉट्स की ट्रांसफर के भी ऊपर लगाएं। जो 10 महीने होल्ड कर रहा है उस पर और टैक्स लगेगा, जो 12 महीने होल्ड कर रहा है उस पर और टैक्स लगेगा। तो ये टैक्सेशन मैंने इतनी हैवी कभी पहले नहीं देखी, ठीक है। और ना हमारी करंट गवर्नमेंट कभी भी इस इंडस्ट्री से इतनी मुंसलिक थी कि वो इतनी डिटेल में लगाई। ये बाहर से बन के आए और बाहर से ला के आए। तो बजाय, मेरा ये ख्याल अभी भी ये मानना है इंशाल्लाह कि जब भी पाकिस्तान की इंशाल्लाह इकॉनमी की रिवाइवल आएगी, और वो अन करीब आ जानी है इंशाल्लाह, क्योंकि हर अरूज को जवाल है, हर जवाल को अरूज है, तो इट्स इनएविटेबल। और पाकिस्तान ऐसा है, एक अल्लाह ने इसको को खास करम है अल्लाह ताला का हम पे, कि हम जितना मर्जी भी अपने मुल्क को हम जितना मर्जी अपने मुल्क को डुबाने की कोशिश करते रहे, लेकिन अल्लाह ताला फिर भी नहीं डूबने देते। तो वरना एफर्ट्स हम लोगों की पूरी है कि डूब जाए किसी तरीके से। तो मुझे ये लगता है कि रिवाइवल आएगा, और जब भी मुल्क रिवाइव होगा और इकोनॉमी हमारी रिवाइव होगी, तो मैं समझता हूँ उसमें रियल एस्टेट भी बहुत एक क्रूशियल रोल प्ले करेगी, बाकी सब इंडस्ट्रीज के साथ साथ। लेकिन रियल एस्टेट के बारे में एक नॉर्मली लोगों का ये ख्याल है कि ये इसलिए भी बहुत ज्यादा डाउन चला गया है क्योंकि इतनी डिमांड नहीं थी जितने प्रोजेक्ट्स निकल आए, और लोग अभी एक प्रोजेक्ट डेवलपर पूरा नहीं करता और उसके पैसे कहीं और इकोनॉमी से, लोगों से पकड़ता है, आवाम से पकड़ता है, और उसका पैसा कहीं और स्पेंड कर देता है, उस प्रोजेक्ट को वहीं छोड़ देता है और एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर देता है, और उसके नाम पे लोगों से पैसा पकड़ने लग जाता है। रियल एस्टेट के अंदर भी बहुत सारा, जिसे आप कहें कि वो एक काला धंधा चल रहा है। आप क्या समझते हैं? देखिए, हम गलत को बिल्कुल डिफेंड नहीं करना चाहिए, और आपने जो बताया ये बड़े मध्यम तरीके से बताया। तो रियल एस्टेट के पिछले, मैं समझता हूँ कि 5-6 सालों में जो मैंने ऑब्जर्व किया, कि हजारों की तादाद में सोसाइटीज लॉन्च होती हैं, और 1000 में से 98 या 99% या 97% सोसाइटीज ऐसी हैं जो कि अब मौजूद नहीं है, और उन्होंने कुछ ना कुछ अमाउंट एक दफा जरूर रेज किया मार्केट से। हाँ। ठीक है, तो मैं पहली बात से इसको जोड़ूंगा कि आपके इदारे स्ट्रेंथन होने चाहिए, ताकि वो चेक एंड बैलेंस रखें, और वो मत इस तरह के डेवलपर्स को लॉन्च होने दें जिनकी हिस्ट्री नहीं ठीक, जिनकी हिस्ट्री में जो हिस्ट्री में पहली, जिन्होंने डेवलपमेंट नहीं की हुई, या जो पहली दफा काम करने आ रहे हैं, जिनके पास रकबे नहीं है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो लोग काम करना चाह रहे हैं उनको करने दिया जाए। और रियल एस्टेट में, हाउसिंग में पाकिस्तान में अभी भी कैपेसिटी है। मैं आपको बताता हूँ उसकी मैं वजह क्यों समझता हूँ कि आप बाहर जाते हैं तो बाहर जो आप लग्जरीज देखते हैं वो 90% या 80% लिविंग और हाउसिंग से रिलेटेड ही है। ठीक है, जो पीस ऑफ माइंड है, सुकून है, सिक्योरिटी है, वो हाउसिंग से ही रिलेटेड है मेजॉरिटी जगहों पे, और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से रिलेटेड है। तो अगर एक अच्छा डेवलपर आ रहा है जो कि डेवलप करना चाह रहा है आपके मुल्क को, जो कि बाहर से किसी ना किसी मल्टीनेशनल को भी ले आएंगे इन्वेस्टमेंट के लिए, या एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है आपको ओवरसीज पाकिस्तानियों को अपना पैसा वापस पार्क करने के लिए, तो मेरे ख्याल से उनके लिए आसानी पैदा करनी चाहिए। चेक एंड बैलेंस उन पे भी रखें, ठीक है, उसी तरीके से रखें जिस तरह आप जो नए डेवलपर्स आ रहे हैं जो फ्रॉड कर रहे हैं उनके ऊपर भी आप रखें। और मेरे ख्याल से अनगिनत मेरे ख्याल से पिछले 5 साल में फ्रॉड हुए हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर, और जो प्रोजेक्ट्स जिनका मौजूद ही नहीं है, यानी जिनका वजूद ही मौजूद नहीं है, और वो एक दफा मार्केट से फंड रेज करके दाएं बाएं गायब, और जिन लोगों का पैसा जाता है वो भी उन्हें कभी वापस मिलता है एक्चुअली कई अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी केसेस में आई डोंट थिंक सो के मिलता है, क्योंकि पाकिस्तान का एक सिस्टम ऐसा है कि जिस बंदे के पास लिंक्स नहीं है, सकत नहीं है, वो बेचारा तो वैसे ही पेशाब कुछ नहीं कर। तो एक सोशल जस्टिस सिस्टम आपका वैसे ही मिसिंग है, तो जिसके ऊपर फाउंडेशंस खड़ी होती हैं नेशंस की ना, वो आपका भी मिसिंग है, उसका फ्रेमवर्क ही नहीं है, मौजूद ही नहीं है, तो नहीं वापस होता। और इसका दो नुकसान है। एक तो ये कि उनकी इन्वेस्टमेंट डूब गई, दूसरा ये कि लोग फिर वैसे ही इन्वेस्टमेंट से घबरा जाते हैं। यानी कि अगर एक बंदा के साथ गलत काम हुआ है तो वो 10 बंदों को बताता है, हाँ, उसके और 10 के 10 खानदान वाले वो कहते हैं, बस 10 के 10 कहते हैं अपनी कहानी। यानी कि फॉर एग्जांपल आई हैव सीन पीपल जो इवन इन दुबई
एंड एल्सवेयर जो पहले पाकिस्तान इन्वेस्ट करते थे, अब वो कहते हैं यार कि एक ही दफा जोड़ के हम बाहर ही कुछ करेंगे, इधर नहीं करना। और उसकी रीजन यही है कि आप लोग या हम लोगों की ये इश्यूज हैं कि हम लोग अपनी कमिटमेंट्स को ऑनर नहीं करते, या हम लोगों को वो एक अलामा इकबाल की बात थी या किसी और शायर की, मैं माइट भी गलत कोट कर रहा हूँ, कि मैं बाहर जाता हूँ तो मुझे इस्लाम नजर आता है, मुझे मुसलमान नहीं नजर आते। तो जब मैं पाकिस्तान आता हूँ तो मुझे मुसलमान नजर आते हैं लेकिन मुझे इस्लाम नहीं नजर आता। ठीक है, और वो सिर्फ बेस कर रही थी बात उनकी ऑनेस्टी और कैरेक्टर से रिलेटेड। तो अगर हम सबको ये हाजिर नाजिर जान के पता हो कि हमने ये वक्ती तौर की दुनिया है, और अल्लाह ताला जब बंदे से पूछेंगे कि आपने कितनी देर दुनिया में गुजारी, तो बंदे का जवाब होगा एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। तो बंदा अगर ये बात ये हमारे सारे डेवलपर अपने जेहन में डाल लेना कि यार ये जो हम कर रहे हैं इसका हमें जवाब देना है एक दिन के बाद, ठीक है, तो मेरे ख्याल से 90% लोगों की इन्वेस्टमेंट्स भी सेव हो जाए, प्रोजेक्ट्स भी डिलीवर हो जाए, और वैसे ही पाकिस्तान की इकोनॉमी का मसला भी हल हो जाए। तो लेकिन ये सिर्फ बात है नजरिए की। मैं एम्स्टरडेम ट्रेवल कर रहा था लास्ट ईयर, तो एम्स्टरडेम का उनका जो मेन ट्रेन स्टेशन है ना, उसके सामने एक मार्ट है। उस मार्ट में देयर वाज नॉट अ सिंगल पर्सन वर्किंग देयर। शेल्फ के ऊपर चीजें थी और आपने जाते हुए खुद ही अपनी चीजें स्कैन करनी थी और आपने अपने फोन से या अपने कार्ड से टैप करके पे करना था, और कोई रोकने वाला नहीं था उसके एग्जिट पर। ठीक है, और एम्स्टरडेम में माइट बी आई एम रॉन्ग, ऑन एवरेज 1 मिलियन टूरिस्ट आता है वीकली या डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे। मंथली तो नहीं, वीकली बेसिस होंगे या डेली की बेसिस पे आता होगा, और उनके मेन ट्रेन स्टेशन के सामने वो पार्ट था। तो आप उधर से अंदाजा लगाएं कि उनकी करेक्टरिस्टिक्स हमसे कितनी बेहतर है, उनकी मॉरल और एथिकल वैल्यूज हमसे कितनी बेहतर है। आप अंदाजा लगाएं कि यहाँ पे एक स्टोर हो जिसमें कोई ना खड़ा हो, तो आप शाम तक देखेंगी कि ना उसमें ₹1 नहीं जमा हुआ होगा और स्टोर खाली होगा। और मेरा ख्याल है उसकी शेल्फ्स भी टूट चुकी होंगी, शेल्फ्स वो भी लोग तोड़ के शेल्फ्स लोग भी ले उतार के ले जाएंगे। जाएंगे। वो आप यही मैं बात कर रहा हूँ माइंडसेट की, कि और वो के वो हमसे बेहतर हमें हमारा दीन समझा रहे हैं और मेरे ख्याल से सिखा रहे एज ए हैं। नेशन अपने कोर को चेंज करने की जरूरत है, हर इंडिविजुअल को अपने कोर के ऊपर काम हम करने की लोग ना, मैं ये समझता हूँ कि नजरियाती कौम नहीं है। नजरिया हमारा वैसे ही खत्म हो गया हमें, और हम लोग पता नहीं, यानी कि मैं अगर बाहर भी जाके सबसे ज्यादा अल्लाह माफ करे, हालांकि इस मुल्क के लिए जान हाजिर है, इरिटेट होता हूँ ना लोगों से, तो मेजोरिटी पाकिस्तानी होते हैं। लाइन भी हम ही तोड़ते हैं बाहर, ठीक है, और जितने मसले होंगे, आप किसी को कहीं दो लोगों को आपस में लड़ता देखेंगे तो आपको पता चलेगा पाकिस्तानी थे। कोई दो लोग गालम गलोच कर रहे हैं तो पाकिस्तानी होंगे। दुख की बात है कि कभी कभी आपको अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़ती है कि किसी को पता ना चले कि मैं पाकिस्तानी हूँ। किसी तरह किसी और आइडेंटिटी के चक्कर में आप निकल जाए। आप किसी से हंस के और अच्छे तरीके से बात कर लें और आप बाद में उसे बताएं ना मैं पाकिस्तानी, तो वो सरप्राइज होता है, यूर फ्रॉम पाकिस्तान। यानी कि वो सरप्राइज, अगर आप अच्छे से बात कर लें किसी से बाय, तो और बाद में उसे पता चले कि आप पाकिस्तान से हो, तो सरप्राइज होता है कि अच्छा आप पाकिस्तान से हैं। यानी कि वो आपको नजर आ जाता है उनके चेहरे पे कि वो भी सरप्राइज हो रहा है, यानी कि हमारा इमेज इतना बाहर नेगेटिव है। मेरे ख्याल से इमेज बाहर नेगेटिव है, जो बाहर लोग जाते हैं वही वाली बात है कि जो इंटेलेक्चुअल लोग जाते हैं वो कहीं गायब हो जाते हैं भीड़ के अंदर कमाने की दौड़ में, और जो बाकी रह जाते हैं वो वही काम करते हैं जो यहाँ कर कर रहे तो थे, वो वहां पे भी जुगाड़ लगा रहे होते हैं। वो वहां पे भी शॉर्टकट्स में ढूंढ रहे होते हैं, तो उनकी वजह से ही फिर। अच्छा, रियल एस्टेट का एक आखिरी सवाल है, आपने जो बात की सारी उसके अंदर अब हम बात करते हैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्वेस्टर अभी भी आप कहते हैं कि पाकिस्तान की रियल एस्टेट में अभी भी कुशन है और चीजें बेहतर होंगी, बूम आएगा। इन्वेस्टर इस वक्त पाकिस्तान में इन्वेस्ट करे या ना करे? फेयर ओपिनियन। देखें, एक तो ना मैंने हमेशा से ये अंडरस्टैंड किया कि बायर्स मार्केट जो होती है वो हमेशा तब होती है जब रिसेशन हो। जिन लोगों ने मेजॉरिटी गेन आज तक रियल एस्टेट में लिया है ना पाकिस्तान में भी, वो तब लिया जब जिन्होंने रिसेशन के दरमियान परचेजिंग की है। दूसरा ये कि आपका सवाल मैं दोबारा ना जवाब दूंगा। एक सुल्तान महमूद गजनवी थे, उन्होंने ना एक दफा अपने दरबार में आके अपनी रिंग उतार के ना अपने दरबारिये को दी। उनके दरबार में काफी ज्यादा उनके बैठे थे, इसलिए दरबारिये जो होते हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे इस अंगूठी पे कुछ ऐसा लिखवा के दो कि जब मैं खुश हूं तो मैं आजिज हो जाऊं, और जब मैं गम में हूं तो मैं खुश हो जाऊं। तो वो उनमें से कोई बंदा नहीं कुछ ऐसा लिखवा पाया, उन्होंने अंगूठी वापस कर दी। फिर उनके वो साथ उनके जाती थे स्लेव कह लें आप, अयाज, उन्होंने उनको अंगूठी दी कि यार इस अंगूठी पे ऐसा कुछ लिखवा के लाओ तुम्हारे पास 24 घंटे।
तो कल जब अयाज अगले दिन जब अंगूठी वापस लाया तो उस पर लिखा हुआ था कि ये वक्त भी गुजर से। गुजर जाएगा। तो मेरा ये मैसेज है अपने आप को भी जब मैं मायूस होता हूँ, और आप सबको भी, और पूरी पाकिस्तान की अवाम को भी, कि ये वक्त गुजर जाएगा और हमेशा हमने इस स्टेट में नहीं रहना, और अपनी पहचान और अपने मुल्क को हम छोड़ के कहीं भी चले जाए दुनिया में तो हम रुसवाई होंगे और हमें धक्के ही पड़ेंगे। तो वी हैव टू टेक द अपॉर्चुनिटी कि जहाँ हमने इतनी जाने कुर्बान कर दी सरहदों पे और इस मुल्क को आज़ाद कराने के चक्कर में और आज़ादी पाने के चक्कर में, और अल्लाह ने हमें एक न्यूक्लियर पावर भी बना दिया जो हम नहीं इस्तेमाल कर सकते अभी अपनी अंदरूनी मसलों की वजह से, या हम स्टैंड भी नहीं ले पा रहे फ़लस्तीन के लिए कि हम एक स्टेटमेंट नहीं दे दें कि जी हम बिल्कुल। एटॉमिक पावर है और वो हमारे मुसलमान भाई है कि हम एक स्टेटमेंट दे दें। तो मेरा इस मानना है कि हम अगर अपनी मॉरल वैल्यूज को, अपनी कोर्स को याद करें एक दफा, तो ये सब कुछ चेंज हो सकता है, और इसी मुल्क में, इसी खित्ते में यहीं से खुशहाली भी आएगी, यहीं से आपके दीन का भी रिवाइवल शुरू होगा। लेकिन ये सारी हम लोगों के पर्सपेक्टिव की बात है। अल्लाह ताला कहते हैं एक कौम की हालत अल्लाह ताला तब तक नहीं बदलते जब तक वो कौम अपनी हालत खुद ना बदले। फिर एक और आयत में भी आता है कि मैं तुम्हें बदल कर तुमसे बेहतर लोग ले आऊंगा। तो हमारी अभी वो स्टेट है और वो स्टेज है कि हमसे, हमें बदल के हमसे बेहतर लोग ले आए जाएंगे। तो उससे पहले हम लोगों को चाहिए कि हम लोग खुद बेहतरी की तरफ और अपने आप, अपने किरदार के अंदर झांके एक दफा, अपने आप को बेहतरी की तरफ लेके चले। आपसे आपकी ये जो सारी गुफ्तगू है उसको सुनने के बाद एक थोड़ा सा जाती क्वेश्चन मैं आपसे करना जी। चाहूंगी। आप खुद यंग हैं, एक्सपोजर आपने आपको मिला, एक आप ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से हैं जो स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड है, और हमारे यहाँ यूजुअली ये समझा जाता है कि जब आपको पैसा मिल जाता है यूथ को तो वो बर्बाद हो जाती है, ठीक है, वो अपने बारे में नहीं सोचती और पूरे की पूरी जितने पैसे वाली यूथ है वो बिगड़ी हुई है। ये जो आपकी सोच डेवलप हुई और ये सोच होना है कि मैंने अपने मुल्क को नहीं छोड़ना और अपने मुल्क को बचाना है, ये सब कहाँ से आ रहा है? और अल्लाह ताला से लिंक और दीन की बात ये कहाँ से आ रही है? ये क्या है? कैसे इस तरफ आए? मैं अगर ऐसी कोई बातें जब करता हूँ तो लोग कहते हैं कंजर्वेटिव है, तो ठीक। मैं, लेकिन मैं ये जवाब देना चाहूंगा कि एक ना हदीस है कि अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल को फरमाया कि फलां फलां बस्ती को उसके रहने समेत वालों उलट दो। हजरत जिब्राइल ने कहा कि से, या अल्लाह, उसमें तेरा एक ऐसा बंदा भी है जिसने कभी पलक झपकने जितनी देर भी मईशत में नहीं गुजारी। यानी कि वो आपकी इबादत में इतना मसरूफ है कि कभी पलक झपकने जितनी देर भी उसने दुनियावी कामों में नहीं गुजारी। तो आगे से फरमान आया कि उल्टो इस बस्ती को, पहले उस बदबख्त पर, फिर दूसरों पर। उस पे इसलिए कि वो देखता रहा कि बदी फैलती रही, मेरे दीन को रोंदा जाता रहा, लेकिन कभी उसका चेहरा सुर्ख नहीं हुआ कि मेरे अल्लाह के दीन का क्या हाल हो गया। और एक ये कॉन्सेप्ट, दूसरा एक है अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का कॉन्सेप्ट, कि अच्छे कामों को फैलाओ और अच्छे कामों का मशवरा दो और बदी से रोको। ये मैं समझता हूं कि हर मुसलमान पे फर्ज है कि आप अच्छे कामों को फैलाएं और आप बदी से रोकें। एक फिर तीसरी बात भी है कि वल अस्र, जमाने की कसम, इंसान खसारे में है सिवाय उनके जिन्होंने नेक अमाल किए, हक और सच की तलकीन की, अच्छे कामों का मशवरा दिया और इबादत की। तो इस तरह के ये दो तीन बातें हैं जिनके ऊपर मेरी कोर वैल्यूज बेस करती हैं, और मैं ये समझता हूँ कि आ, जो बंदा जितना ब्लेस्ड हो ना, हम सब ही ब्लेस्ड हैं, हर बंदे को अपनी जिंदगी में ब्लेसिंग्स खुद काउंट करनी चाहिए। अगर कंपैरिजन में पड़ गए तो फिर तो आप गए। आप गए, और हसद वैसे भी नहीं करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ एक बंदा जितना ब्लेस्ड है उसके ऊपर उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन जवाब मुझे और अभी भी नहीं मिला। जवाब, सवाल ये है कि आपने ये सब कैसे डेवलप किया? आपकी फैमिली से मेरे आया ख्याल या से आपका मेरी पर्सनल मेरी एक्सपीरियंस था? मेरे ख्याल से आप कि कैसे बच गए? मेरे ख्याल से कि मेरी वालदा की वजह से ही, और मेरे वालदा ने जिस तरह मेरी किरदार की, तरबियत की, उसकी वजह से ही, और मैं जो भी हूँ, जो कुछ भी हूँ, अपने वालिदैन की वजह से ही हूँ और उनकी तरबियत की वजह से ही हूँ। और मैं आपको ये बता दूं कि जिंदगी में ऑप्शंस हर किसी के पास होती हैं, सही और गलत के फैसले पर अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया आपको, और वो बंदे को खुद करने पड़ते हैं। और
आप एक दफा मैं गलत कंपनी में भी बैठा हूँ, ठीक है, लेकिन आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, इतना कंट्रोल होना चाहिए कि आप गलत कंपनी में बैठ के कोई गलत काम ना करें, ठीक है। ड्यूरिंग माई स्कूल लाइफ मैं रूट स्कूल से पढ़ा हूँ, और अब तो रूट्स का मुझे इतना नहीं पता, लेकिन उस टाइम पे रूट्स मशहूर था कि दुनिया का या पूरे पाकिस्तान का जो गलत काम है वो रूट्स में होता था, ठीक है, हर किस्म का। तो मैं हर किस्म की कंपनी में भी बैठ के गुजरा हूँ, और वो फिर बंदे की अपनी, मेरे ख्याल से मैं यही बात कर रहा हूँ कि आपने अपने आप को मॉरली और अपनी कोर वैल्यूज से आप भागे मत, आप उनको एक्सेप्ट करके अपनी पर्सनैलिटी को उनके ऊपर स्ट्रांगली डेवलप करें। आपको पता होना चाहिए कि ये आपकी वैल्यूज क्या है, आपकी पर्सनैलिटी क्या होनी चाहिए, व्हाट यू हैव टू डू फॉर दिस कंट्री, व्हाट यू हैव टू डू फॉर योर रिलीजन। और मैं फिर ये भी समझता हूँ कि जो लोग नहीं करते ना, उनका अंजाम होता है जो उस वक्त के हुक्मरान उनके ऊपर बैठे होते हैं। कि अगर आप खुद नहीं स्टेप ले रहे, आप नहीं सही डायरेक्शन में जा रहे, आपको सही गलत की डिफरेंस ही नहीं पता, आप खुद नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे चीजों को कि आपकी वैल्यूज क्या होनी चाहिए, आपको जिंदगी में क्या कर रहे होना चाहिए। आप उठा के देख लें कि हम लोग वाहिद मुस्लिम ममालिक में भी हम लोग सबसे पीछे होते हैं, ठीक है, और हम लोगों को हर शॉर्टकट हम लोगों को पसंद है, हर कोई ना कोई, मुझे नहीं समझ आती, मैं यानी कि एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपको कि जब मैं बाहर भी जाता हूँ यहाँ भी आता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ कि हम लोग की कैरेक्टर डेवलपमेंट में ही मसला है। कि हम लोग की जो एक बेसिक कैरेक्टर डेवलपमेंट होनी चाहिए ना, जो स्कूल में होनी चाहिए या स्कूल से पहले, इवन हम लोग शायद स्कूल बहुत जल्दी जाना शुरू कर देते हैं कि हम लोग की जो वालिदैन को तरबियत का जो टाइम है वो बहुत कम मिलता है, लेकिन हम लोग की मॉरल और जो करेक्टर डेवलपमेंट है ना, हम लोग उसमें मार खा रहे हैं। और अपने इर्द गिर्द भी हम देखें तो बहुत कम लोग आपको नजर आते हैं कि जो कि सही गलत को रोके, और गलत काम को रोके और सही को आप तरजीह दें, या आप हक सच की आवाज उठाएं। एक नॉट एवरीवन इज, मैं समझता हूँ कि हर बंदा इतना प्रिविलेज भी नहीं है कि वो आवाज उठाए, इस वक्त आवाज उठाए, ठीक है। वो मेरे लिए बात इज्जत करके बैठ के करना शायद आसान हो, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ पता है कि अच्छा यार, लेकिन उसके अलावा भी मेरे ख्याल से खैर ख्वाह और सही हिफाजत करने वाले अल्लाह ताला की जात है। अगर हक पे बंदा गुजर भी जाए तो जाना तो आपने वैसे भी एक दिन है ही है। तो मैं इवन यानी कि ये देख रहा था सेनेटर साहब और जो लोग उनके साथ लगे हुए हैं अभी भी एफर्ट्स करने और कर रहे हैं, कि उनको हैट्स ऑफ टू देम। वो अरेस्ट हुए अभी 26 लोग कल पर, ये 3-4 दिन पहले धरना देते हुए, और 2 दिन अंदर रहे हैं जेल में। तो वो अपने हिस्से की जिहाद कर रहे हैं इस वक्त, कि वो हक की सच की बात एटलीस्ट आवाज तो उठा रहे हैं। और हम लोग बाकी जो है वो तो मुझे लगता है हम लोग डम एंड फूल्स, और हम लोग का जो फलस्तीन में भी हो रहा है, दुनिया में जहां जहां लोगों के साथ ज्यादती हो रही है ना, वो उन लोगों के साथ जो हो रहा है उससे ज्यादा बड़ी वो हमारी आजमाइश है। बिल्कुल, कि हम कि उसके लिए हम आवाज क्या नहीं कर रहे हैं जब हमारे पास कैपेबिलिटी, आपके पास ये प्लेटफॉर्म है, मेरे पास अपना सोशल मीडिया का अकाउंट्स है, हमारा अपना चैनल है, हमारे पास और वसाइल है, हम उसको किस तरह यूटिलाइज कर रहे हैं। तो इवेंचुअली वी हैव टू बी अकाउंटेबल फॉर वट एवर वी आर डूइंग। हजरत इब्राहिम की आग एक चिड़िया बुझा रही थी, तो उससे किसी ने रोक के पूछा कि तुम्हारी इस चोंच में पानी डाल, 2 कतरे तुम लेके जाती हो और डालती हो, उससे आग तो नहीं बुझनी, तुम्हें भी पता है। तो कहती है मुझे पता है, लेकिन मैं अल्लाह को आखिरत में ये जवाब दे के अपनी बख्शिश करवाऊंगी कि मेरे बस में जो था मैंने वो किया। अल्लाह मेरी पकड़ नहीं कर सकते कि मेरे बस में जो था, या अल्लाह जो सलाहियत आपने मुझे दी थी, मैंने वो उसमें रहते हुए मैं जो कर सकता था मैंने किया। तो एटलीस्ट ये जज्बा तो हम सब रखें ना कि यार हमारी आखिरत अपने हिस्से का काम अपनी बख्शिश करवाने पे हम फोकस करने कि अपने आप को हमने बख्शवाना अपने है, हिस्से का रोल अपने हिस्से का रोल और उसके आइडेंटिफाई बाद हम करके और आगे वो चलें। करके। शुरू में आपने एक बात की थी, रिस्क के पीछे मत भागो, रिस्क आपके पीछे भागता है। अल्लाह ताला का कुछ इस तरह की आपने बात की फरमान। एक कॉन्सेप्ट है तवक्कल का, और एक कॉन्सेप्ट है रिस्क के पीछे भागने का। बड़ी डिबेट है कि अगर हम तवक्कल करें अल्लाह ताला की ने, क्योंकि रिस्क लिखा हुआ है, फिर हमें काम करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तानियों बड़े अपनी मर्जी का इस्लाम निकाल लेते हैं हम लोग। तो इसको आप कैसे देखते हैं? इसका जवाब आपको मिलेगा। एक ना अल्लाह ताला कहते हैं, फरमाते हैं कुरान में, जुमे वाले दिन अपने कारोबार पे जाओ, लेकिन नमाज का वक्फा करो, और नमाज के बाद दोबारा दुनिया में फैल जाओ और रिस्क को तलाश करो, जमीन में फैल जाओ और रिस्क को तलाश करो। तो ये इसका जवाब इसमें, जमीन में फैल जाओ। कभी भी अल्लाह ताला ये नहीं कहते कि आप घर बैठ जाए हाथ पे हाथ बांध के तो आपको रिस्क मिल जाएगा। आप जमीन में फैल जाए और मेरे रिस्क को तलाश करो। तो इसलिए ये एफर्ट, तवक्कल के साथ साथ एफर्ट से भी जरूर लिंक्ड है। फिर एक हदीस है कि रिस्क के 10 हिस्सों में से 9 हिस्से तजारत में रख लिए।
ठीक है। तो तजारत का मतलब है कि आप जाएं, लेन देन करें, जितने यानी कि उसमें यानी कि सुन्नत है, बरकत ज्यादा है। तो ये भी हदीस है कि वो कहते हैं कि यानी कि आप जाएं और आप लेन देन के मामलात करें, कि एक जगह से कोई चीज ना दूसरी जगह जाके बेचें। तो उस जब एक बंदा एक जगह से एक चीज लेकर दूसरी जगह जाके बेचेगा तो उसमें मेहनत उसको ऑटोमेटिकली करनी पड़ेगी। तो तो तवक्कल के एंटरप्रेन्योरशिप साथ जो साथ है, आजकल दुनिया एंटरप्रेन्योरशिप पे जा रही है, तो ये बहुत अरसा पहले दीन ने जी बता जी, दिया है। हमारा दीन हमें सिखाया गया था, हम दीन को छोड़ के दूर भाग रहे हैं। मैं अभी भी समझता हूँ अगर आप 1400 साल पीछे चले जाए ना तो अपने फिर भी दीन को आज हम फॉलो लोग करते नहीं। हुए, तो आप अभी के टाइम से भी ना 1400 साल आगे चले जाएंगे, टिल इटर्नल। क्योंकि आपका रिलीजन, आपकी किताब, सब कुछ इटर्नल है, टिल द एंड ऑफ द वर्ल्ड। सो इफ यू जस्ट फॉलो दैट और राइटली उसको फॉलो करें, हक सच समझ के, ना कि ऐसे कि आपको छुपना पड़े और लोगों को छुपाना पड़े लोगों से कि यार मैं जीता आज। तो अल्लाह ताला खुद आपके रास्ते खोलेंगे इंशाल्लाह। बहुत खूबसूरत बात आपने की। इसी बात के साथ हम एंडिंग लेते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं किसी और एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।